और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के डेंटल कॉलेज के छात्रों का आंदोलन हुआ है। रायपुर डेंटल छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ है। डेंटल छात्रों का जेल रोड तक पैदल मार्च निकला है। 600 से ज्यादा छात्र 6 दिन से हड़ताल पर है। वहीं स्टाइपेंड ना बढ़ाने से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने पक्षपातपूर्ण रवैया इसे बताया है। कॉलेज हॉस्टल में कमरों की भी कमी का आरोप लगाया है। शुरुआती 8 महीने किराए के मकान में रहना पड़ता है, ये कहा गया है। होटल और बाहर का भोजन करने को मजबूर है छात्रों का ये कहना है। अब कॉलेज में इक्विपमेंट की कमी का भी आरोप लगाया है। तो एक तरफ कमरों की कमी का आरोप, दूसरी तरफ इक्विपमेंट की कमी का आरोप, दूसरी तरफ स्टाइपेंड न बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। यानी तमाम ऐसे आरोप है जो यहाँ पर ये हड़ताली कर रहे हैं और साथ ही उनकी मांगे पूरी होने की बात भी कह रहे हैं। तो पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और कॉलेज हॉस्टल में कमरों की कमी भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 7 से 8 महीने जो शुरुआत में है उन्हें किराए के कमरे पर रहना पड़ता है, जिससे उनके ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ आता है। देखिए, कॉलेज में इक्विपमेंट की कमी भी बताई जा रही है, इसका आरोप भी लगा रहे हैं छात्र। लगातार 6-7 दिनों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। 8 महीने किराए के कमरे में रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं हॉस्टल का कमरा मिलता है और उसमें भी कमरों की काफी कमी है। यानी तमाम ऐसी अनियमितताओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर छात्र, हड़ताली छात्र। और इसी खबर पर सहयोगी अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या है पूरा मामला? देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के जो यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने का कारण है उनके जो स्टाइपेंड में है उसकी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो उनका स्टाइपेंड है पीजी के छात्रों का, यूजी के छात्रों का, वो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी वैसी डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इनकी हड़ताल से एकदम से जो डेंटल चिकित्सा है वो एकदम से प्रभावित हुई है और प्रभावित इसलिए हुई है क्योंकि सभी लोगों ने जो है ताला डाल दिया है। यहाँ पर दरवाजे पूरी तरीके से लॉक कर दिए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए बाहर छोटा सा काउंटर बनाया गया है, बाकी की जो सेवाएं हैं पूरी तरीके से बंद है। चलिए ठीक है, क्या एक्शन लिया जाता है इनकी मांगों पर, ये भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए धार से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। बसंत पंचमी पर पूजा, जुमे की नमाज पर फैसला आ जाने वाला है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने मांगी पूरे दिन पूजा की इजाजत। भोजशाला परिसर में कड़ी सुरक्षा है। 8000 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया गया है। तो इस बार बसंत पंचमी जो है 23 जनवरी यानी शुक्रवार को पड़ रही है और इसी दिन जुमे की नमाज भी है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे दिन उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए, लेकिन इसमें अब सियासत भी होने लगी है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आज आता है। तो हिंदू पक्ष की अपनी मांग है कि पूरे दिन पूजा की इजाजत दी जाए। वाग्देवी बसंत पंचमी यानी सरस्वती माता की पूजा इस दिन होती है, तो ऐसे में पूरे दिन पूजा की इजाजत मांग रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष भी जो है नमाज की इजाजत तो उस दिन चाहता है, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में हालांकि लंबित है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, पूरा मामला क्या है, कब तक कोर्ट का फैसला आ सकता है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हिंदू सकल पंच द्वारा जो अर्जी लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी और आज उसका फैसला भी आना है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि 8000 से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। पुलिस कर्मी भी लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है और हिंदुओं का ये कहना है कि हम जो भी पूजा करेंगे पूरा सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा करेंगे। जी देखिए, पूजा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या संभावना है कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है? वहां पर क्या माहौल अभी बना हुआ है जो भोजशाला में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूरे दिन जब से 23 जनवरी आई है उसके पहले से कई दिनों से मतलब हिंदू भोज उत्सव समिति द्वारा लगातार कुछ न कुछ, जैसे मंगलवार को पूजन अर्चन कर रहा था, उसके बाद में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। अलग अलग कई तरह के भोज उत्सव समिति द्वारा कई तरह के यहाँ पर प्रोग्राम किए गए और उनका यही कहना है कि जो है 23 जनवरी बसंत पंचमी को पूरे दिन हिंदू समाज यहाँ पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजन करेगा। लेकिन अब इसमें बयानबाजी नेताओं की भी होने लगी है, या ये कहा जाए नरेंद्र की इसमें सियासत भी अब होने लगी है? जी बिल्कुल, अभी दिग्विजय सिंह का एक
फेसबुक पे एक वो आया था कि उन्होंने लिखा था कि जो एएसआई का जो डिसीजन है कि जो शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज को भी नमाज के लिए इनको भेजा जाए, है ना, उसको लेकर बिल्कुल। हालांकि उस पोस्ट पर काफी विवाद भी हो रहा है। नरेंद्र, आप भी मामले पर नजर बनाए रखिएगा, कोर्ट का फैसला क्या आता है। बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बड़ी खबर इंदौर से आपको बताते हैं, जहां एयर इंडिया की अव्यवस्था, लापरवाही से यात्री परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट रिशेड्यूलिंग से परेशान हुए दंपति कोची से वापस इंदौर लौट रहे थे। ये दंपति और इंदौर के खेतीवाला टैंक के रहने वाले दंपति बताए जा रहे हैं। कोची से दिल्ली और दिल्ली से इंदौर की इन्होंने फ्लाइट बुक की थी। कोची से ही फ्लाइट को कई बार रिशेड्यूल करना पड़ा, जिसके चलते इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी खबर पर सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, पूरा मामला क्या है, कैसे दंपति परेशान हुए हैं? देखिए, पूरा मामला दिल्ली के एयरपोर्ट का है, जहां एयर इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी लापरवाही का खामियाजा जो है दंपति को भुगतना पड़ा है और कई घंटों तक दिल्ली के एयरपोर्ट पर उनको इंतजार करना पड़ा है। करीब 16 घंटे फ्लाइट लेट हुई, इस कारण उनको दंपति को कुर्सी पे ही एयरपोर्ट पर पूरी रात बिताना पड़ी है। और उसके बाद वह कड़ी मशक्कत के बाद वह इंदौर पहुंचे हैं। कि खातियाला टैंक के रहने वाले आईटी प्रोफेशनल योगेश वाधवानी अपनी पत्नी के साथ 7 दिन के लिए केरल टूर पे गए थे। कल वापसी थी उनकी। एयर इंडिया की कोची से दिल्ली की फ्लाइट से इंदौर आना था, वाया दिल्ली होते हुए इंदौर आना था, लेकिन दिल्ली में ही फ्लाइट लेट हो गई। और उसके बाद जो 1:30 बजे फ्लाइट रवाना होना थी, वह 4:30 बजे दिल्ली पहुंची। और उसके बाद दिल्ली से फिर शाम को फिर 6:30 बजे वो इंदौर की फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट लेट होने के कारण उनको 16 घंटे कुल मिला के उनको एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर बिताना पड़े, वह भी कुर्सी पे। और इसमें एयर इंडिया की लापरवाही सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रही कि उनका किसी प्रकार का खाने पीने का या उनका रहने का किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया। जबकि नियम अनुसार कोई भी फ्लाइट अगर डिले होती है या रीशेड्यूल होती है तो उसका इंतजाम, यात्री का जो पूरा रहने खाने का पूरा इंतजाम है, वो फ्लाइट को नियम अनुसार करना चाहिए। लेकिन अब ये इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई थी। और उसके बाद फिर रात 2:30 बजे उन्हें पुणे भेजा गया और वहां पर भी उनको ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। फिर उन्होंने पुणे में पूरी रात वहां पे निकाली और उसके बाद ऐसी स्थिति में उनको बड़ी तकलीफों के बाद उनको इंदौर, बिल्कुल जाहिर तौर पर इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी बार फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें परेशानी उठानी पड़ी होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उधर श्योपुर में लोगों को मिला न्याय। जिला प्रशासन ने किसान को दिलाई है उसकी जमीन। जिला प्रशासन ने जमीन का कब्जा दिलवाया है। महिलाओं और युवाओं ने की थी पिटाई और ऐसे में किसान को दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया था। आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जान से मारने की धमकी की कोशिश भी यहाँ पर, यानी जान से मारने की कोशिश की बात भी सामने आई थी। हालांकि अब जो है न्याय मिल गया। पीड़ित पक्ष को कहा जा रहा है कि उनकी जमीन उन्हें दिलवाई गई है, उनकी जमीन पर उन्हें कब्जा दिलवाया गया है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर भाटापारा से, जहां पर डीएपी कोयला भट्टे में विस्फोट की खबर है। रियल इस्पात स्टील प्लांट में धमाका हुआ है। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर झुलसे हैं बताया जा रहा है। 5 मजदूरों को बिलासपुर रेफर किया गया। तो देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है। इस बड़े हादसे में बताया जा रहा है कि डीएपी कोयला भट्टे में ये विस्फोट हुआ है। विस्फोट की ये खबर है। रियल इस्पात स्टील प्लांट में था जहां पर धमाका हुआ है। कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। हादसे में 6 मजदूरों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और यहां तक कि तकरीबन 10 मजदूर ऐसे हैं जो बुरी तरीके से झुलसे हैं। हालांकि उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। 5 मजदूरों को बिलासपुर रेफर किया गया है। तो सोचिए कितना भीषण, कितना भयानक ये धमाका हुआ होगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कैसे हुआ यह धमाका? देखिए, घटना कैसे हुई, धमाका कैसे हुआ, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है भाटापारा में। रियल इस्पात फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है और ये भाटापारा इलाके के ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाला जो इलाका है उसका गांव है निपानिया गांव के इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में ये सुबह बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से अब तक 6 मजदूरों की मौत की जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई है। 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से, हादसे में जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं मजदूर, उनमें से 5 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है और बाकी जो अन्य जो मामूली घायल हुए हैं उनको आसपास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो इस पूरे घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और
स्थानीय प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा हुआ है और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। पहली कोशिश ये है कि सभी घायलों को या फिर जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उसके बाद तमाम कारणों का पता लगाया जाएगा। बिल्कुल कारणों का पता लगाया जाना चाहिए, लेकिन अंकुश क्या अभी तक ये बात सामने आ पाई है कि जिस समय में ये ब्लास्ट हुआ उस समय में वहां मौजूद कितने जो मजदूर थे वो हैं? मेरी आवाज पहुंच पा रही है अंकुश आप तक? मतलब 30 किलोमीटर की दूरी है। चलिए ठीक है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए यही वो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस प्लांट की जहां पर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में कई मजदूरों ने अपनी जान खोई है। एक बार फिर से अंकुश आपका रुख करना चाहेंगे, क्या ये पता चल पाया है कि जिस समय में ब्लास्ट हुआ वहां पर कितने मजदूर मौजूद थे अंदर? देखिए ये बालोदा बाजार जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर गांव है ये निपानिया, और जिस जगह पर ये स्पंज आयरन फैक्ट्री है वहां पर बहुत ज्यादा लोग सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही रहते हैं। तो ज्यादातर लोग वहां पर अंदर रहते हैं, और चूंकि जो सुबह सुबह की जिनकी शिफ्ट थी काम करने की वही लोग अंदर पहुंचे थे। लेकिन अभी संख्या की बात करें या गिनती की बात करें तो स्पष्ट रूप से अब तक कोई गिनती सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चला रही है और स्थानीय प्रशासन के लोग जो है वो जो वहां पर एंट्रीज हुई हैं मजदूरों के अंदर जाने की, उसके हिसाब से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा हादसा है, इसलिए सबसे पहले कोशिश है कि जो अंदर लोग जो फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए और उसके बाद जो है उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल जरूर, जो अंदर है उन्हें जो फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका प्रभाव क्या बाहर भी दिखाई दे रहा है? आसपास का एरिया कैसा था? क्या पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था अंकुश? देखिए पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और बाहर फैक्ट्री की जो फैक्ट्री के बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो काफी बड़ी है और वहां पर इस तरीके की कोई नुकसान नहीं है कि फैक्ट्री के बाहर कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो। अंदर की तस्वीरों की अगर बात करें तो बड़े ब्लास्ट में लोगों को जो कैजुअलिटी हुई है 6 लोगों की, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा उस ब्लास्ट से बिल्डिंग पर काफी बुरा असर जो है वो पड़ा है। इसके अलावा अगर देखें तो जो कैजुअलिटी हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद हो सकता है कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होता, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन क्या इस मामले में ठेकेदार या फिर मालिक का कोई अभी तक कुछ बयान, कोई किसी तरीके की बात उन्होंने कही हो अभी तक? देखिए सुबह का ये हादसा है एकदम। आज सुबह जब फैक्ट्री ओपन होती है तो सुबह की शिफ्ट में जाने वाले मजदूर वहां पर पहुंचे हुए थे। क्योंकि वहां पर जो मैनेजर हैं या फिर उस फैक्ट्री के जो ऑनर हैं या संचालक हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बलौदा बाजार जिले के जो जितने भी बड़े अधिकारी, चाहे हम कलेक्टर की बात कर लें, एसपी की बात कर लें या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, ये मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अंदर से जब पूरी जांच कंप्लीट होगी उसके बाद बाहर निकलकर जो उनका आधिकारिक बयान आएगा उस हिसाब से सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अच्छा अंकुश, जो लोग घायल हैं यानी जो मजदूर घायल है वो क्या ज्यादा गंभीर रूप से घायल है या उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो उस दौरान? क्या क्योंकि ये बड़ा प्लांट आपने बताया, तो ऐसे में क्या सेफ्टी उपकरण उनके पास प्रॉपर थे या नहीं थे? देखिए जिन लोगों की डेथ हुई है उन लोगों के हिसाब से अगर देखें तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि सेफ्टी उपकरण उन्होंने नहीं पहने होंगे। ये आज शुरुआती तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फैक्ट्री के जो नियम है, जो अंदर मजदूरों के काम करने की जो नियम बनाए गए हैं, उस हिसाब से अगर वहां पर मजदूर नहीं पहुंचे थे तो ये भी बड़ा लापरवाही का मामला हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी फैक्ट्री में मजदूर काम करने वाले हैं उनको सेफ्टी जो उपकरण है वो उपलब्ध कराना फैक्ट्री का ही दायित्व है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी गंभीर लापरवाही के दायरे में आएगा। हालांकि जो मजदूर घायल हुए हैं अब वो इतने गंभीर रूप से घायल हैं कि वो बातचीत करने के लायक नहीं है अभी वर्तमान में। ऐसे में उनको उच्च स्तरीय इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। बाकी जो जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, मामूली वो घायल हुए हैं, तो उनको आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उनसे शुरुआती पूछताछ में, शुरुआती बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो वहां पर नहीं थे। मतलब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर, यानी अभी बहुत सारी जानकारी ऐसी अंकुश इस मामले में जो आनी बाकी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे भोजशाला को लेकर। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई चल रही है। 3 जजों की बेंच इसमें सुनवाई कर रही है और जुमे की नमाज पर रोक की मांग यहां पर की गई है। बसंत पंचमी पर ना हो जुमे की नमाज, ये हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी है। बसंत पंचमी की यानी दिन जो है पूरा दिन पूजा करना चाहता है हिंदू पक्ष, ये उनकी तरफ से मांग रखी गई है, दलील रखी गई है। प्रशासन बेहतर इंतजाम करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कहा गया है, क्योंकि सुनवाई चल ही रही तो ऐसे में कोई फैसला अभी नहीं आया है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि प्रशासन इंतजाम बेहतर करे और पूजा और नमाज दोनों हो सके, इस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, ये बात अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और मध्य प्रदेश सरकार के लिए एएसजी के एम नटराजन ने कहा है कि हमने परिसर में ही एक जगह को चिन्हित किया है, नमाज के लिए परिसर में एक जगह चिन्हित की गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या कुछ अभी तक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई में? देखिए, जिस तरीके से आप दर्शकों को बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा है कि कितने लोग नमाज के लिए आएंगे ताकि उनके लिए उसी परिसर में अलग से नमाज का इंतजाम हो सके, और साथ ही साथ ये भी दर्ज अभी थोड़ी देर पहले कराया कि कौन कौन इसमें शामिल हुआ। इसी तर्ज पर हिंदू समुदाय के लोगों को लिए परिवार में जो परिसर में पूजा अर्चना को लेकर अलग इंतजाम हो सके। प्रशासन ने इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रहेगी, ये आश्वस्त किया है कोर्ट को। मस्जिद कमेटी आज प्रशासन को जानकारी देगी कि कल कितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे, प्रशासन उन्हें पास जारी करेगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष शांति और संयम बनाए रखेंगे। जी, यानी अभी तक की सुनवाई के हिसाब से हम ये कह सकते हैं मोहित कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ मिला जुला फैसला आ सकता है कि जिससे दोनों पक्ष अपनी पूजा और नमाज कर सकें। बिल्कुल, कुछ तस्वीर इसी तरीके से साफ होती हुई जो है वो नजर आ रही है कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने जो पिछला अभी तक आदेश चला आ रहा था उसी आदेश के आधार पर जो है कल की व्यवस्था बनाने की कोशिश जो है वो की है, और वो तस्वीर यहाँ पर नजर भी आ रही है। अभी की जो ब्रेकिंग है मैं अभी आपको बता दूं कि मस्जिद कमेटी जो है प्रशासन को जानकारी देगी कि कल कितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे और प्रशासन उन्हें पास जारी करेगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई है दोनों शांति बनाए रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। प्रवेश और निकास के लिए दोनों समुदाय के लिए अलग रास्ता दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश पे सुन रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इस पूरे मामले में एक नमाज जो है वो समय पर ही होगी, 1 से 3 पर नमाज होगी, और इसके लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा। प्रवेश के लिए भी और निकास के लिए भी दोनों समुदाय के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस दौरान जो है वो कोर्ट का यानी जो आदेश चला आ रहा था पिछला, वो जारी रहेगा और 1 से 3 के बीच शुक्रवार को नमाज वहां पर होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रशासन को अब इसके लिए पूरे इंतजाम करने होंगे। यानी प्रशासन के ऊपर अब सारा दारोमदार आ जाता है कि शांति व्यवस्था कैसे बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, ये पूरा दारोमदार अब प्रशासन के ऊपर आ चला है, ये कहा जा सकता है मोहित। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है और उसका आदेश जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन पर होगा। और प्रशासन को अब इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरी व्यवस्था जो है वो करनी होगी, ताकि मजबूती से जो प्रशासन है वहां पर खड़ा हुआ नजर आ सके। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शांति जो है वो दोनों समुदाय बना के रखें और वो शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की भी होगी लोगों के साथ साथ। बिल्कुल, अब उस हिसाब से तैयारी पूरी, हालांकि प्रशासन पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहा था, मुस्तैदी लगातार थी, गश्त चल रही थी, ऐसे में थोड़ा जिम्मेदारी और बन जाती। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि नमाज के लिए एक जगह चिन्हित की जाएगी, ये किसकी तरफ से कही गई है? मेरी आवाज पहुंच पा रही मोहित आप तक? जी, आप अगर एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा दें। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा था कि नमाज के लिए एक जगह चिन्हित की जाए और परिसर में एक ऐसी जगह हो जो फिक्स हो कि यहाँ पर आकर के मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ सके, ये बात भी कही गई है क्या यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि कोर्ट ने कहा है कि एक तो नंबर कितने होंगे नमाजियों के वो तय होंगे, और जो कमेटी है जो वहां पे नमाज अदा करते हैं उन लोगों की कमेटी एक बनी हुई है, वही कमेटी वो नंबर जो है वो देगी। उसके अलावा जो है इस तरीके से व्यवस्था करनी होगी कि दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो अलग अलग अपना जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म कर सके, यानी कि 1 से 3 के बीच जो नमाज होनी है वो अलग से हो सके, और जो
अखंड पूजा की बात कही जा रही थी हिंदू समाज के द्वारा, वो भी पूरी जो है हो सके इसके लिए जो है व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब दी है। यानी कि मोहित ये कहा जाए कि दोनों पक्ष खुश भी रहें, अपने रिचुअल्स को भी निभाएं और एक बीच का रास्ता इसको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके की बात जो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सभी तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक बात का संज्ञान लिया, सभी के लोगों की बात सुनी कि आखिर इस पूरे मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों का ही क्या क्या कहना है, और उसी आधार पर जो है वो ये फैसला दिया गया है। और उस फैसले के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि जिस वक्त पूजा और नमाज दोनों होंगे तो उस वक्त पूरे इंतजाम करने होंगे और किसी तरीके का सौहार्द न बिगड़े, इसलिए भी प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और उनको इसलिए इसके और काम भी करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अधिक इंतजाम जो है वो करने होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इंतजाम भी करने होंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से मैं चाहूंगी मोहित की एक बार अपने हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये विवाद कितना लंबा है और क्या कुछ मांग की जा रही थी और क्या कुछ परिणाम अभी निकलकर सामने आया है। देखिए, इस पूरे मामले में विवाद नया नहीं है, विवाद काफी समय से चला रहा था। इससे पहले फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब ये मामला पूरा भोजशाला का। मोहित आप तक जी बिल्कुल, मैं जो बता रहा था कि इस पूरे मामले में जो है वो विवाद पुराना विवाद है। जो भोजशाला जो है उसका विवाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर एएसआई से इसकी जांच कराई गई। एएसआई ने मंदिर होने के जो है ये बताया कि मंदिर भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए फिर वहाँ पर पूजा अर्चना भी शुरू हुई। हालांकि नमाज के लिए भी एक व्यवस्था दी गई थी एएसआई द्वारा, और 1 से 3 हर शुक्रवार को जो है वो यहाँ पर नमाज होती है। और मैं आपको बताऊँ उसी में जो है अभी भी वही व्यवस्था जो है चल रही है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू पक्ष, जो हिंदू फ्रंट था, वो उनके वकील विष्णु जैन ने जो है वो जाकर एक एप्लीकेशन लगाई थी और मांग की थी कि क्योंकि 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार को बसंत पंचमी का दिन है, अखंड पूजा जो है हिंदू समाज करना चाहता है, जिसमें हवन होंगे, यज्ञ होंगे, जिसमें पूजा होगी, आरती है, तमाम चीजें जो परफॉर्म करनी है, उसके लिए पूरे दिन का समय दिया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पहुंची तो उसके बाद इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार का दिन तय किया और कहा कि सुनवाई गुरुवार को होगी। शुक्रवार को, क्योंकि ये बसंत पंचमी का दिन है, तो गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी महत्वता समझते हुए सुनवाई भी करी। सुनवाई के दौरान जो विष्णु जैन है वो भी पेश हुए, सलमान खुर्शीद और अन्य वकील भी पेश हुए दोनों पक्षों की तरफ से, और उन्होंने अपनी अपनी दलील रखी। फिर ये बात निकल कर आई कि नंबर ऑफ जो नमाजी हैं उनका नंबर क्या होगा, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि आप बताएंगे कि लिमिटेड कितने लोग जो हैं वो जाएंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे 1 से 3 के बीच में, और वो लोग अब नमाज वहां पर पढ़ सकेंगे। दूसरी बात, जो परफॉर्म करनी है पूजा और जो बाकी सारी जो जितनी भी रिचुअल्स हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो भी वहां पर होंगे और बाकायदा उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन को करनी होगी। दोनों जगह से जो एग्जिट और एंट्री है उसकी व्यवस्था भी अलग अलग रखनी होगी प्रशासन को। सुरक्षा के लिहाज से सौहार्द न बिगड़े, इसका भी इंतजाम करना होगा। और कमेटीज जो हैं, जो धार्मिक कमेटियां हैं दोनों ही पक्षों की, उनको भी जो है इस चीज का ध्यान रखना होगा कि सौहार्द न बिगड़े, दोनों समुदाय अपने अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनका पूरी तरीके से पालन कर सके। इस तमाम चीजों की व्यवस्था जो है अब इस कोर्ट ऑर्डर के बाद प्रशासन को करनी होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारियां अब काफी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर मोहित बात करें इस पूरे विवाद की, जब से ये विवाद आया और उसके बाद जब भी शुक्रवार को बसंत पंचमी और पढ़ी है, यानी उसी दिन जुमे की नमाज भी क्योंकि होती है, तो ऐसे में हमने 2016 देखा, हमने 2015 देखा, उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि जब भी एक दिन दोनों धर्मों के जो है कार्यक्रम हुए, यानी जुमे की नमाज और बसंत पंचमी एक दिन पड़ी, तब विवाद बढ़ा, तब कहीं ना कहीं धार की धरती रक्त रंजित हुई। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार इंतजाम भी किए जा रहे हैं, सारी चीजें तो की जा रही हैं, लेकिन संभावनाओं की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जितनी मुस्तैदी प्रशासन की हुई है वो काफी होगी?
देखिए, पिछली घटनाओं से प्रशासन पूरी तरीके से जानता है कि उसने देखा है बीते समय में क्या हुआ है, इसलिए इस किसी भी तरीके की कोताही प्रशासन बरतने के मूड में नहीं है पहले से ही, क्योंकि व्यवस्था के लिए समय बहुत कम था। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर रहता प्रशासन को पता था उसको इंप्लीमेंट कराने में अगर कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम जो है वो वहां पर किए जा चुके हैं। और आप समझिए इसकी ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन हमेशा से ही सौहार्द बना के रखना चाहता है, तो उसने कोर्ट को भी आश्वस्त किया है कि हमारे पास सारे इंतजामात हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद ही कोर्ट ने फिर जो है वो दोनों ही धार्मिक जो कमेटियां हैं उनको उनके रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए पूरा समय दिया है। और जो आदेश था, जो चाह रहे थे वो 1 से 3 के बीच में जो है वो उसी तरीके से चलता रहेगी, उनकी नमाज होगी और फिर, लेकिन दोनों का ही जो एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, वो वहां पर जो है अलग अलग रहेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो भी जरूरत है प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि वो वहां पर उतनी संख्या बल में जो सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल, और यही खूबसूरती हमारे देश की, हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की, कि यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है और ऐसे में न्याय व्यवस्था ने भी आज एक और उदाहरण इसका पेश किया है। बहुत धन्यवाद मोहित, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की।